गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नरलावती एकेडमी। कंप्यूटर का सेक्शन हम लोग का ख़त्म हो गया है। हर कंप्यूटर में हर टॉपिक के साथ उसका एक सेपरेट पीवाईक्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। जिस तरीके से हमने कंप्यूटर को ख़त्म किया है उसी तरीके से बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल को डिस्कशन करेंगे। और ये जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो पीवाईक्यू का हम लोग करने वाले हैं। सो इस वीडियो को जल्दी जल्दी देखिए, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं आरआरबी जेई की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक मेंशन हुआ है। तो इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, सेकंड है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज, थर्ड है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, फोर्थ है वेस्ट मैनेजमेंट, फिफ्थ है ग्लोबल वार्मिंग, सिक्स्थ है एसिड रेन एंड सेवेंथ एंड लास्ट ओजोन डिप्लेशन। तो जल्दी से फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट सिंपल डेफिनेशन, द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड अस। देखिए, इन्वायरमेंट वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग के आसपास पड़ा हुआ है या हम जिससे घिरे हुए हैं उसको सराउंडिंग बोलते हैं। दैट अफेक्ट आवर लाइफ्स इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड एंड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये सारे थिंग्स मिल करके इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब ये सारी कम्बिनेशन ही इन्वायरमेंट कहलाता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे इन्वायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट किसको बोलते हैं? जितने भी लिविंग बींग है, इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग बींग है उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड है अबायोटिक या फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सोयल हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट्स हो गए। देखिए, ये जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इनको हम फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, अबायोटिक को आप फिजिकल कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो। अब इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है। अब वो रिसोर्सेज या तो रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। रिन्यूएबल फॉर्म मतलब जिस रिसोर्सेज को हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी दोबारा एक बार ख़त्म होने के बाद दूसरी बार उसको यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल। जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, जियो थर्मल एनर्जी, बायोमास, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा उसको यूज न किया जा सके, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल, मिनरल्स, ग्राउंड वाटर्स। अब इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को भी सस्टेन करता है, यानी पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग बींग है उनको सस्टेन करता है। मतलब इट सपोर्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ प्रोवाइडिंग द कंडीशन नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग बींग हैं, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट या तो एक नेचुरल हो सकता है या फिर ह्यूमन मेड हो सकता है। नेचुरल जो इन्वायरमेंट नेचर क्रिएट करता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, ये हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जो मैन क्रिएट करते हैं जैसे सिटीज, रोड्स, ये सारे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कहलाएंगे। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या कहलाता है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट। यानी इकोलॉजी में हम लोग जीव जंतु और उनसे जुड़े पर्यावरण के बीच का संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। द टर्म इकोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। जो इकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसमें ओइकोस का मीनिंग होता है हाउस ऑफ ड्वेलिंग, यानी जीवों का स्थान, जहाँ जीव रहते हैं वो स्थान, एंड लोजोस, लोजोस मतलब स्टडी या डिस्कशन, यानी वैसी जगह या वैसी स्थान जहाँ जीव रहते हैं, बस उसके बारे में हमें स्टडी करना है, डिस्कशन करना है। दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब इकोलॉजी से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले तो आप इसका डेफिनेशन तो देख ही लिए। इकोलॉजी स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स, मीन्स इन्वायरमेंट। मतलब ऑर्गेनिज्म और उनसे जुड़े इन्वायरमेंट के बारे में जो हम लोग का उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उन्हीं के बारे में स्टडी करना होता है, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी
ओरिजिनेट हुआ, मतलब शब्द को सबसे पहले रीटर साहब ने प्रयोग किया था। फर्स्ट यूज बाय रीटर। ये डायरेक्ट हमारे पूछ लेता है कि इकोलॉजी जो टर्म है सबसे पहले किसने यूज किया था, तो रीटर ने 1868 में किया था। बट इट्स कंप्रहेंसिव डेफिनेशन एंड डिटेल्ड स्टडी फॉर एट्रीब्यूटेड टू जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल। लेकिन इकोलॉजी के बारे में डिटेल्ड और कंप्रहेंसिव डेफिनेशन जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल को जाता है। हैकल के अनुसार जीव और उनके वातावरण के बीच सभी संबंधों का पूरा अध्ययन ही इकोलॉजी है। माने हैकल डिफाइन इकोलॉजी एज द कंप्लीट स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग एंड दियर बायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट। फिर उसी इकोलॉजी को टेलर साहब ने भी अपनी भाषा में डिफाइन किया है। क्या किया है? टेलर डिफाइन इकोलॉजी एज अ साइंस that study all relationship of all organism and their relationship with all their environments। यानी इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो सभी जीवों और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों का डेफिनेशन जो है इकोलॉजी के पक्ष में सेम ही है, समान ही है। अब इकोलॉजी जो है उनका स्कोप क्या है? इकोलॉजी के स्कोप से आप क्या समझते हो? इकोलॉजी किन किन चीज़ों का अध्ययन करती है, इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं स्कोप ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी एग्जामिन्स द इंटर रिलेशनशिप एमोंग वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन नेचर एज वेल एज द डाइवर्स बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दियर लाइफ। ठीक, दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ इकोलॉजी। फर्दर हम इकोलॉजी को कई ब्रांच में डिवाइड करते हैं, मतलब सहूलियत के लिए, ताकि स्टडी करने में, इकोलॉजी की स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम कई ब्रांच में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया ऑटो इकोलॉजी। ऑटो मतलब खुद समझ में आ रहा है, स्व पारिस्थितिकी। ऑटो इकोलॉजी में एक ही जीव या एक ही प्रजाति का अध्ययन किया जाता है, जैसे सिर्फ आम के पेड़ का अध्ययन हो गया या फिर किसी स्पेसिफिक जीव जंतु के बारे में अध्ययन हो गया। ये क्या कहलाएगा? ऑटो इकोलॉजी फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ कलेक्टिव लाइफ ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म और अ सिंगल स्पीसीज। इसमें किसी सिंगल स्पीसीज या सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है, मतलब के बारे में, मतलब उस पर इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे रिलेटेड सारा स्टडी किया जाता है इसमें। अब सेकेंड है साइन इकोलॉजी। साइन इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं समपारिस्थितिकी। स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दियर इन्वायरमेंट। मतलब यह अलग अलग जीवों के समूह और उनके पर्यावरण का अध्ययन करता है, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनसे जुड़े इन्वायरमेंट के बीच का संबंध कैसा, उस चीज़ का स्टडी करते हैं साइन इकोलॉजी में। अब फर्दर हम साइन इकोलॉजी को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दैट फर्स्ट वन इज एक्वेटिक इकोलॉजी, सेकेंड वन इज टेरिस्टोरियल इकोलॉजी। जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो लिविंग बीइंग जल में रहते हैं, यानी वाटर में रहते हैं, उनको एक्वेटिक इकोलॉजी बोलते हैं। डील विथ द इंट्रैक्शन विद इन द वेरियस एक्वेटिक कम्युनिटीज एंड दियर इन्वायरमेंट। जैसे एक्वेटिक इकोलॉजी के लिए जल में जैसे पॉन्ड्स हो गए, तालाब हो गए, उनमें कमल भी होगा, बहुत सारे फूल पेड़ पौधे अंदर भी, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स भी उसमें ग्रो करते हैं, मछली उसमें हो गए, सांप हो गए, और वाटर हो गया। तो वाटर तो उनके लिए क्या हो गया? इन्वायरमेंट हो गया। उसमें जितने भी जीव जंतु बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके लिए वाटर क्या हो गया? इन्वायरमेंट हो गया। वैसे ही टेरिस्टोरियल इकोलॉजी, इसमें स्थल यानी ज़मीन पर रहने वाले लिविंग बीइंग और उनसे जुड़े वातावरण यानी पर्यावरण के बीच का इंटरेक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। डील विथ द इंटरेक्शन विद इन द टेरिस्टोरियल लाइफ एंड इट्स इन्वायरमेंट। थर्ड है एनिमल इकोलॉजी। जानवरों और उनके पर्यावरण का अध्ययन एनिमल इकोलॉजी में किया जाता है। फोर्थ इज प्लांट इकोलॉजी। पौधे और उनके पर्यावरण का अध्ययन प्लांट इकोलॉजी में किया जाता है। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स कम्युनिटीज, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जैसे आम का पेड़ हो गया, पपीता का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, एंड उससे जुड़े इन्वायरमेंट हो गए, उनके बीच का स्टडी, उनके बीच का इंटरेक्शन कैसा है, उस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है। हैबिटेंट इकोलॉजी। हैबिटेंट मतलब सीधा होता है रहने लायक स्थान, रहने के लिए जगह जहाँ जीव जंतु रहते हैं। अलग अलग प्राकृतिक स्थानों लाइक हैबिटेंट्स का स्टडी क्या कहलाता है? हैबिटेंट इकोलॉजी। जैसे जंगल हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, रेगिस्तान हो गया, ये सारे हैबिटेंट हैं।
ये सारे क्या है, हैबिटेंट है। कंजर्वेशन इकोलॉजी, कंजर्वेशन से साफ मतलब आ रहा है कि उसको संरक्षण से संबंधित है ये, यानी इनमें नेचुरल रिसोर्सेस का कंजर्वेशन यानी संरक्षण का स्टडी किया जाता है। जैसे पानी बचाना, पेड़ लगाना, ये सारे कंजर्वेशन इकोलॉजी से रिलेटेड है। डील विद द प्रॉपर मैनेजमेंट, यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम एन इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, मतलब इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज़ों के बारे में स्टडी क्या कहलाता है, कंजर्वेशन इकोलॉजी। सेवेंथ इज रेडिएशन इकोलॉजी। मतलब रेडिएशंस का जीवों पे कैसा प्रभाव पड़ता है, उससे जुड़े चीज़ों के बारे में अध्ययन रेडिएशन इकोलॉजी कहलाता है। फिर आता है ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी में इंसान और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। फोकस ऑन द स्टडी ह्यूमन्स and their various environmental factors that affects them. This is called human ecology. Next टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या कहलाता है, किसी जगह पर समय के साथ जीवों का धीरे धीरे बदलना इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। मतलब दिस रेफर्स टू द ग्रेजुअल चेंज इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी विद इन अ स्पेसिफिक एरिया ड्यू टू इन्वायरमेंटल, टेम्पोरल एंड बायोटिक फैक्टर्स। मतलब इन्वायरमेंटल की वजह से या फिर टेम्पोरल की वजह से या फिर कोई बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर की वजह से जो वहाँ के एरिया में रह रहे कम्युनिटी के बारे में जो उसमें ग्रेजुअल चेंज है, वो क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जहाँ इकोलॉजी नया नया क्रिएट हो या फिर नया नया बने, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। जैसे अकर इन एरिया वेयर नो प्रायर इकोसिस्टम, यानी पहले से जहाँ पे कोई जीव जंतु या फिर कोई इकोसिस्टम न हो और वहाँ पे नया नया डेवलप हो। जैसे लाइक सैंडी सॉयल और रॉकी सरफेस, जैसे कुछ रेतीले जगह पे रेगिस्तान में इकोसिस्टम का डेवलप होना, पथरीले इलाकों में इकोसिस्टम का डेवलप होना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जहाँ पहले से इकोसिस्टम था लेकिन कोई डिजास्टर की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर वहाँ पे जो इकोसिस्टम डेवलप होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अकर इन एरिया वेयर द एक्सिस्टेंस इकोसिस्टम वाज डिस्ट्रॉयड, लाइक फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय बाय फायर बिकम डेवलप फॉरेस्ट, यानी अगर फॉरेस्ट आग से डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर वहाँ पे एक नया फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। वहाँ पे एक नया कम्युनिटी डेवलप हो जाता है। कम्युनिटी क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, यानी अलग अलग जातियों के जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म, मतलब वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कम्युनिटीज। अब समझते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या कहलाता है, देखिए किसी भी स्पेसिफिक एरिया में वहाँ पे रह रहे कोई जीव जंतु और उनसे जुड़े इन्वायरमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म प्लस इन्वायरमेंट प्लस बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर्स, ये सारों का कम्बिनेशन ही कहलाता है इकोसिस्टम। This is the interrelationship between a community of living organism and their environment, including the biological communities. This is called ecosystem. The term was first used by Tonsley in 1935. जो इकोसिस्टम है उनको सबसे पहले उसका प्रयोग टॉन्सले ने 1935 में किया था। इकोसिस्टम में सिंपली समझिए कि जैसे एक तालाब है, तालाब में लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कम्युनिटी रहती है, यानी सांप भी रहते हैं और मछली भी रहती है, वैरायटी ऑफ मछली रहती है, या फिर और भी तरह के छोटे मोटे कीड़े रहते हैं, या फिर प्लांट किंगडम भी रहते हैं में। प्लस ये तो सारे हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके साथ साथ जो वाटर उसमें हो गया, वाटर हो गया उनके लिए इन्वायरमेंट, प्लस उसमें और भी बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल कंपोनेंट रहते हैं। उन सारे चीज़ों का कम्बिनेशन क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम 2 टाइप का हो सकता है, या तो होता है नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे फॉरेस्ट, डिजर्ट, पॉन्ड्स, टुंड्रा, नेचर क्रिएट करता है इनको। अब आर्टिफिशियल जो ह्यूमन क्रिएट करता है, जैसे गार्डन, क्रॉप्स, पार्क्स, ये सब क्या कहलाएंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पौधों का पारिस्थितिक वर्गीकरण। अब इकोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्लांट्स को भी क्लासिफाइड करते हैं।
प्लांट्स को इकोलॉजी के आधार पे सबसे पहले ई वॉर्मिंग ने क्लासिफाइड किया था। कितने वर्गों में? 5 कैटेगरीज में इनको क्लासिफाइड किया था। कौन कौन? हाइड्रोफाइटस। हाइड्रोफाइटस मतलब जो पौधे जल में उगते हैं उनको हाइड्रोफाइटस बोलते हैं। मेसोफाइटस ये सामान्य पौधे हैं जो कम मात्रा में जहाँ जल रहता है वहाँ पे ये डेवलप होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, आम का पेड़ हो गया, ये सारे मेसोफाइटस में आते हैं, मतलब सामान्य किस्म के पौधे। फिर आते हैं जीरोफाइटस, जो मरुस्थल या रेतीले इलाके में ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं जीरोफाइटस। फिजियोलॉजिकली ड्राई प्लांट्स इन सॉयल, यानी मृदा में भौतिक शुष्कता वाले पौधे, यानी जिनकी मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देती है, जैसे कैक्टस हो गया, बबुल हो गया यानी अकाकिया हो गया, खजूर हो गए, ये सारे कौन से पौधे कहलाएंगे? फिजियोलॉजिकली ड्राई प्लांट्स इन सॉयल। ये ऊपर से जो इनके मिट्टी दिखते हैं वो वास्तव में वो सूखे हुए होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक। इनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई प्लांट्स इन सॉयल। अब जो फिफ्थ है वो फंक्शनली ड्राई प्लांट्स इन सॉयल, मतलब ये इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जो पानी वाले इलाके में तो ग्रो करते हैं लेकिन पानी का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, वाटर का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी में या तो ज़्यादा नमक हो सकता है, या मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है, या मिट्टी में हाईली पैक्ड वाटर हो सकते हैं। मतलब हाईली पैक्ड वाटर जो होता है इतना टाइटली पैक्ड हो जाता है मिट्टी में कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इस टाइप के प्लांट्स में मैंग्रोव आते हैं। मैंग्रोव जो कोस्टल इलाके में डेवलप होते हैं। अब कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स हैं जैसे एरिमोफाइटस। वैसे प्लांट्स जो ग्रोइंग इन डेजर्ट, जो डेजर्ट और स्टेप्स में ग्रो करते हैं उनको एरिमोफाइटस बोलते हैं। लिथोफाइटस जो रॉक्स, चट्टान या फिर पहाड़ों पे जो ग्रो करते हैं उनको लिथोफाइटस बोलते हैं। सेमोफाइटस प्लांट्स ग्रो इन सैंड, जो रेतीले इलाकों में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं सेमोफाइटस। अब स्क्लेरोफाइटस वो पौधे जो वुडी यानी जो लकड़ीनुमा होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, जिनके ब्रांच या फिर इसकी लीव्स जो पत्तियां होती हैं काफ़ी मोटी होती है, उनको स्क्लेरोफाइटस बोलते हैं। ये काफ़ी झाड़ूनुमा और काटनुमा होती हैं, ठीक। फिर आता है हेलोफाइटस। प्लांट्स ग्रो इन सोयल विथ हाई सैलिनिटी, और ये थोड़ा साल्टी नेचर होते हैं, मतलब इन पौधों में थोड़ा साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। फिर आता है ऑक्जिलोफाइटस। वैसे पौधे जो जिनकी मिट्टी एसिडिक होती है, एसिड नेचर की होती है, उनको बोलते हैं प्लांट्स ऑक्जिलोफाइटस। सेवेंथ आती है हीलोफाइटस, मतलब वैसे प्लांट्स जो दलदल इलाकों में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं हीलोफाइटस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एक नंबर में पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। टॉपिक आता है लिविंग बींग का प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादक। मतलब वैसे लिविंग बींग जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्राइमरली ग्रीन प्लांट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट। मतलब वैसे इसमें पौधे आते हैं, मतलब ग्रीन पौधे जो कम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़कर उनको सिंप्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, आल्सो नोन एज ऑटोट्रोफ्स। प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं। अब कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर हम लोग आते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म जो खाना, जो जीव जंतु या फिर जो लिविंग बींग अपने लिए खाना न बना पाए उनको क्या बोलते हैं? वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे जीव पे या फिर दूसरे लिविंग बींग पे डिपेंड हो, उनको बोलते हैं कंज्यूमर। लाइक ऑर्गेनिज्म अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड आल्सो नोन एज हेटेरोट्रोफ्स, कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसमें शाकाहारी आते हैं, हर्बीवोरस आते हैं, दैट डिपेंड सोले ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये डायरेक्टली प्राइमरली जो कंज्यूमर होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट से ही अपना खाना लेते हैं। जैसे काऊ हो गया, गाय, डियर, रैबिट, ये सारे जीव प्लांट से ही अपना फीड लेते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं जो मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं, दैट फीड ऑन प्राइमरली कंज्यूमर और बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी वैसे जीव जो प्लांट से अपना खाना लेते हैं या फिर प्लांट्स और एनिमल दोनों से ले सकते हैं। इनमें मैन आ जाएगा, ह्यूमन इसी में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में, या फिर कैट, फ्रॉग, वुल्फ। टर्शियरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली
सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे दे आर टॉप कार्निवोरस यानी टॉप मांसाहारी होते हैं। ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी से अपना भोजन लेते हैं। जैसे शेर, शेर इंसान भी खा लेता है और गाय भी खा सकता है, इसको बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। शेर, बाघ, ईगल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड चेन क्या कहलाता है। इन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर दियर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। इकोसिस्टम में जितने भी कम्युनिटी पॉपुलेशन रहते हैं वो अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंसी की इस पूरी साइकिल को ही हम फूड चेन बोलते हैं। जैसे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए, ये तो अपना खाना सूर्य के प्रकाश और पानी CO2 से बना लिए, फिर इनसे क्या ग्रास ऊपर अपना भोजन लेते हैं, ग्रास ऊपर से फ्रॉग अपना भोजन लेता है, फ्रॉग से स्नेक अपना भोजन लेता है, फ्रॉग से, इस तरह के साइकिल होता है। अब लास्ट जब हॉक मरता है तो फंजाई बन जाता है, फंजाई से फिर पौधा उसको उससे अपना खाना बनाते हैं, पौधा से, इस ये साइकिल चलता रहता है। फूड वेब क्या कहलाता है। इकोसिस्टम में आपस में इंटरकनेक्टेड फूड चेन को ही फूड वेब बोलते हैं। यानी फूड वेब इज अ नेटवर्क दैट इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। अब डिकम्पोजर क्या होते हैं। डिकम्पोजर यानी अपघटक, यानी ये डिकम्पोजर सिंपली बोले तो ये कंपोस्ट तैयार करते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत काफ़ी मात्रा में स्मॉल होते हैं। दिस बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स सस्टेन देमसेल्फ प्राइमरली बाय कंज्यूमिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, प्लांट्स या फिर वो प्लांट्स हो गया या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, वो चीज़ें जब डेड हो जाते हैं, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जब डेड हो जाते हैं तो ये उनको ब्रेक करके अपना भोजन पूरा करते हैं। जैसे हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड सेप्रोफाइटस, इनको सेप्रोफाइटस यानी मृतजीवी भी बोलते हैं। विच ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिमिलर वंस विच आर देन रीयूज्ड बाय प्रोड्यूसर, ताकि उसको प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स दोबारा उसको यूज कर सके। डिकम्पोजर प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। ये डिकम्पोजर जो होते हैं यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये इकोसिस्टम में वाइटल रोल प्ले करते हैं। यानी सिंपल शब्द में बोले तो ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखते हैं डिकम्पोजर। ये सड़े गले चीज़ों को काफ़ी तोड़ कर उनको प्रोड्यूसर के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते हैं, ताकि प्रोड्यूसर हो वो उससे अपना खाना लेकर फिर उसको फूड चेन में एक वाइटल रोल प्ले कर सके। इनके टाइप्स होते हैं, जैसे सिम्बायोसिस हो गया, इसको सहजीवन बोलते हैं। सहजीवन यानी अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, माने इसमें दो ऑर्गेनिज्म के बीच में बेनिफिशियल रिलेशनशिप रहता है। यानी लाइकेन क्या है, एक सिम्बायोसिस है फॉर्म बाय फंगी। ये फंगी और एल्गी से फॉर्म होता है। जैसे ये फंगस हो गया, ये और एल्गी हो गया, इन दोनों के आपस के कम्बिनेशन से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। ठीक। सेकेंड हो गया पैरासिटिज्म, इनको परिजीविता बोलते हैं। इसमें वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर एंड हार्म इट, यानी इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है, उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। यानी फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये पैरासिटिज्म कहलाते हैं। ये आपकी बॉडी में रहेंगे और आपको बीमार करेंगे। फिर आता है कम्युनलिज्म यानी सहजीविता। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट वाइल अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। सहजीविता में क्या करते हैं कि एक जीव दूसरे जीव में तो रहते हैं, लेकिन न तो उसको बेनिफिशियल होते हैं उसके लिए और ना ही उनके लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक। जैसे एपिफाइटस, अधिपादप, लियापनास, लिपाना। ठीक। ये सारे क्या हैं, सहजीविता हैं। थर्ड आ गया प्रीडेशन यानी परभक्षण। वन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली प्रे ऑन एनोदर। इसमें एक जीव दूसरे जीव को डायरेक्टली भक्षण कर लेते हैं, डायरेक्टली उसको खा जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रीडेशन। यानी एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है प्रीडेशन में। जैसे खाने वाले को प्रीडेटर बोलते हैं और जिसे खाना जाए उसको प्रे बोलते हैं। जैसे शेर और हिरण, शेर क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया, हिरण क्या हो गया, प्रे हो गया। चूहा बिल्ली, बिल्ली क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया, चूहा क्या हो गया, प्रे हो गया। ये याद रखना, प्रीडेशन यानी एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाए। जैसे जूफेगस, ऑर्थोवोट्रिस। फोर्थ है सेप्रोफिटिज्म। ये क्या है, अ रिलेशनशिप वेयर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डिकेइंग मैटर और सब्सटेंसेस, फंजाई, बैक्टीरिया। मतलब इसमें
जब एक जीव मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफिटिज्म, यानी मृतोपजीविता। मतलब एक जीव मर जाने के बाद उससे दूसरा ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले, खाना ले, अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरा करे, उसको बोलते हैं सेप्रोफिटिज्म। ये काम कौन करता है? फंजाई मरे हुए चीजों से अपना भोजन लेता है, बैक्टीरिया मरे हुए चीजों से अपना भोजन पूरा करता है। वेरियस टर्म रिलेटेड इन्वायरमेंट, कुछ टर्म है जो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन क्या कहलाता है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन वन प्लेस, यानी एक ऐसा जगह पे रहने वाले ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी एक स्पीसीज का ग्रुप क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। ठीक, एग्जाम्पल ऑल टाइगर इन फॉरेस्ट, तो क्या कहलाएगा? टाइगर पॉपुलेशन। ऑल डियर इन फॉरेस्ट क्या कहलाएगा? डियर पॉपुलेशन। मतलब एक स्पीसीज का ग्रुप किसी स्पेसिफिक एरिया में रहता है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। सेकेंड है कम्युनिटी, यानी समुदाय। डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन वन एरिया, किसी वन स्पेसिफिक एरिया में ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रहते हैं, ग्रुप ऑफ जनसंख्या रहता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटीज। यानी टाइगर का हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो गया, डियर का होगा, सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? कम्युनिटी कहलाता है। थर्ड हो गया इकोसिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक यानी लिविंग थिंग, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। आपको बताया भी थे, वाटर हो गया, हवा हो गए, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर पॉन्ड्स में जितने भी पॉन्ड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनके लिए वो सारी इकोसिस्टम है। यानी पानी क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग हो गया, उसमें प्लांट्स हो गए या फिर मछलियाँ हो गई, ये सारे क्या हो गए? लिविंग थिंग हो गए। उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम में फिशेस हो गए, फ्रॉग हो गया, एल्गी हो गया, प्लस वाटर हो गया, सनलाइट, सॉयल, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं, याद रखना। फिर आ गया बायोस्फीयर, ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ टुगेदर फ्रॉम द बायोस्फीयर, इट इज ग्लोबल जोन ऑफ द लाइफ ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। देखिए, सारी पृथ्वी पे मौजूद सारी इकोसिस्टम क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा, जिसमें हाइड्रोस्फीयर यानी पानी से संबंधित इकोसिस्टम, एटमॉस्फेयर मतलब हवा से संबंधित एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर मतलब यानी चट्टानों या मिट्टी पे जो इकोसिस्टम डेवलप होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। इन सारे इकोसिस्टम का कम्बिनेशन क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर कहलाता है। इस कम्बिनेशन को याद रखिएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बहुत सारे अगर पॉपुलेशन मिलाओगे तो एक कम्युनिटी बनेगा, वेरियस कम्युनिटी को मिलाओगे तो ये एक इकोसिस्टम बनेगा। बहुत सारे इकोसिस्टम को और कंबाइन करोगे तो एक बायोस्फीयर का निर्माण होगा। अब आता है फिफ्थ, स्पीसीज सिमिलैरिटी, प्रजाति समानता क्या है? इट शो हाउ मेनी स्पीसीज आर कॉमन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज और एरियाज। ये यह बताता है कि दो स्पेसिफिक एरिया में कितने ऐसे प्रजाति हैं, कितने ऐसे स्पीसीज हैं जो कॉमन है, यानी सेम है। अगर दोनों ज़्यादातर अगर जीव जंतु सेम रहेंगे, ज़्यादातर कम्युनिटी अगर सेम रहेगी तो इससे ये समझा जाएगा, ज़्यादातर स्पीसीज अगर सेम रहेगी तो इससे ये समझा जाएगा कि दोनों के लिए या फिर ग्रुप ऑफ जगहों पे जो बायोटिक, अबायोटिक या फिर इन्वायरमेंट है वो काफ़ी सेम है। सिमिलर मीन्स बोथ एरिया हैव ऑलमोस्ट द सेम इकोलॉजिकल कंडीशन। मैंने यह बताता है कि दो अलग अलग क्षेत्रों में कितनी प्रजातियां समान हैं। समान प्रजाति मतलब समान पर्यावरण, ठीक, इकोलॉजिकल कंडीशन। सिक्स है की स्टोन प्रजाति। की स्टोन प्रजाति क्या कहलाता है? ऐसी प्रजाति जो पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखती है, पूरा संतुलन बनाए रखती है, उसको बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। अगर यह प्रजाति खत्म हो जाए तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ सकता है। जैसे जंगल में बाघ, अगर तुम बाघ को मार दोगे तो पूरा जंगल का ही इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, फूड चेन पूरा डाइवर्स हो जाएगा। कोरल रीफ में जो कोरल्स हैं उनको अगर तुम इनबैलेंस कर दोगे, कोरल्स को तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो उनसे जुड़े, कोरल रीफ से जुड़े जितने इकोसिस्टम हैं, जितने भी उस पर जीव जंतु या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो सारे चीज़ों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। A species that plays a critical role in maintaining the balance of whole ecosystem. If it disappear, the ecosystem may collapse. अगर ये जीव जंतु यानी कि स्टोन स्पीसीज अपीयर हो जाए
तो इकोसिस्टम क्या कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है। टाइगर इन अ फॉरेस्ट, कोरल रीफ इन अ कोरल। अब बायोम क्या कहलाता है, अ लार्ज इकोलॉजिकल यूनिट विथ सिमिलर क्लाइमेट, सोयल, वेजिटेशन एंड एनिमल्स। माने एक बड़ा इकोलॉजिकल क्षेत्र जिसमें समान जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और जानवर होते हैं, उनको बोलते हैं बायोम। एक बड़ा इकोलॉजिकल क्षेत्र रहता है, जैसे इसको बोल सकते हैं डेजर्ट बायोम, डिजर्ट बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम या टुंड्रा बायोम। अब होता है अठवा इंडिकेटर स्पीसीज क्या कहलाता है, a species that indicates specific environment condition, example lichens indicate the air quality, frog indicate the fresh water quality। यानी ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण की स्थिति बताती है। अगर पर्यावरण में फ्रॉग की उपस्थिति ज़्यादा है तो मतलब तुम्हारे वाटर फ्रेश है। अगर अगर इन्वायरमेंट में लाइकेन की मौजूदगी ज़्यादा है तो इससे ये समझा जाएगा कि आपकी जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, गुड एयर क्वालिटी है। तो ये इंडिकेट करते हैं, ये स्पीसीज जो होते हैं, जो प्रजाति हैं, ये आपके इन्वायरमेंट को इंडिकेट करते हैं कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। सिंपली इसको ये समझो। इकोटोन, अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम और कम्युनिटीज। दो इकोसिस्टम के बीच ऐसा क्षेत्र जहाँ से दो इकोसिस्टम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। जैसे ये हो गया वाटर बॉडी का इन्वायरमेंट इकोसिस्टम, और इस एरिया को बोलेंगे लिथोस्फीयर का इकोसिस्टम। जिस जगह पे ये दोनों सेपरेट होते हैं उसी जोन को बोलते हैं इकोटोन। जैसे ग्लास लैंड फॉरेस्ट बाउंड्री, रिवर लैंड बाउंड्री, ये सारे इकोटोन कहलाएंगे। बायोडाइवर्सिटी, द टोटल वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे मौजूद ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल जो वैरायटी है, टोटल जो विविधता है, उसी को बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। या तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, या फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी हो जाएगा, या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में वेरिएशन विद इन द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज में जो वेरिएशन आएगा उसको बोलते हैं वेरिएशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे ह्यूमन होते हैं, अगर पृथ्वी पे पूरे ह्यूमन को देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक एरिया में रह रहे इंसानों का कान बड़ा होता है, या फिर नाक बड़ा होता है, या कुछ चेहरे की बनावट अलग होती है। ये क्या कहलाएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब स्पेसिफिक डाइवर्सिटी हो गया, मतलब प्रजाति भी सेम होते हैं। जैसे हम लोग के जो इंसान का जो स्पीसीज है, लंगूर भी इंसान की स्पीसीज में लगभग आते हैं, बंदर भी आते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट स्पीसीज, मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमारा इकोसिस्टम डाइवर्स भी हो सकता है। जैसे यहाँ कुछ किसी स्पेसिफिक एरिया पे डाइवर्सिटी कुछ और है, किसी अलग स्पेसिफिक एरिया पे बायोडाइवर्सिटी कुछ और है। ये सारे डाइवर्स हो सकते हैं। एक 11th है बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। यानी पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको अपने भोजन को ब्रेक करने के लिए, उनमें जो ऑर्गेनिक फूड है उनको ब्रेक करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर उसमें ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो उनको ज़्यादा उनको ऑक्सीजन चाहिए। इससे अब क्या समझ रहे हैं, इससे मतलब यही है कि अगर किसी भी वाटर बॉडी में ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक, अगर किसी वाटर बॉडी में कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या है, वो काफ़ी क्लीन वाटर है, उसमें पॉल्यूशन काफ़ी कम है। ठीक, तो उसमें ऑक्सीजन की, डिजॉल्व ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम पड़ेगी। जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे उसमें ऑक्सीजन यानी O2 की डिमांड काफ़ी हाई होगी। इससे मतलब यही है बीओडी से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू वाटर। यूट्रिफिकेशन, एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विथ न्यूट्रिएंट। यानी वाटर बॉडीज में अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाए, जैसे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। अगर पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाए तो उससे एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा होने लगेगी। अब जब एल्गी की ग्रोथ होने लगती है तो एल्गी की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है। तो एक तो एल्गी के ग्रोथ में ऑक्सीजन चला जाएगा, दोबारा जब एल्गी जब डेड होगा, जब मरेगा
तो सड़ता है, तो सड़ने में किस बैक्टीरिया को उसको सड़ाने में, उसको कंपोस्ट तैयार करने में ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है। तो पूरे वाटर इकोसिस्टम के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी सारा ऑक्सीजन एल्गी को मारने और एल्गी को तैयार करने में चला जाएगा। उससे होगा ये कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे मछलियाँ डेथ करने लगेगी, मछली मरने लगेगी। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे मरने लगेंगे। उन्हीं को बोलते हैं यूट्रीफिकेशन। 13th है पेस्टिसाइड्स, केमिकल यूज टू किल पेस्ट्स, इंसेक्ट्स विथ फंजाई। मतलब वैसा रसायन जो कीड़े मकोड़े खरपतवार को किल करे। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं? ये बायो मैग्निफिकेशन कर सकता है, यानी हमारे फूड चेन में जहर घुस सकता है। अब जब हमारे फूड चेन में जब केमिकल इंटर कर जाएगा तो ओवरऑल क्या होगा, वो सारा प्रभाव, सारा इफेक्ट ह्यूमन पे डालेगा। जब ह्यूमन में पड़ेगा तो इनडायरेक्टली वो सारे जीव जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो सारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा ये केमिकल। सॉयल एंड वाटर पॉल्यूशन, हेल्थ हजार्ड्स, ये सारी चीज़ों में ये अफेक्ट करता है। वाटर पॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हेल्थ हजार्ड्स को भी क्रिएट करता है, यानी हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। पीपीएम क्या है? पीपीएम इज अ पॉल्यूशन मेजरमेंट यूनिट, यानी इससे हम पॉल्यूशन को मेजर करते हैं, यानी पार्ट्स पर मिलियन। ये सिंपली बताता है कि 1 मिलियन किसी भी पॉल्यूशन में, या फिर यूनिट ऑफ मेजर वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसे ऑक्सीजन इन वाटर, जैसे 5 ppm बता रहा है कि वाटर में 5 ppm ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि 1 लाख यानी 1 मिलियन वाटर में 5 भाग क्या है? ऑक्सीजन है। सिंपली मतलब इसका यही है। 15th हो गया बायोजियोकेमिकल साइकिल, द नेचुरल साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड वाटर थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ एंड केमिकल प्रोसेस। इससे होता है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड वाटर हो गया, ये हमारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर अर्थ में या फिर केमिकल प्रोसेस में इंटर कर जाते हैं। अब इंटर कर जाने के बाद वो अपना रूप चेंज करते रहते हैं और उसी में घूमते रहते हैं, फॉर्म चेंज करते हैं। जिस भी चीज़ में इंटर करते हैं, जिस भी, मान लो अर्थ में इंटर किए तो अर्थ में इंटर करने के लिए उनका फॉर्म चेंज हो गया, या फिर केमिकल में इंटर किए तो उनका अपना फॉर्म चेंज कर लिए, वो अलग कंपाउंड बना लिए, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब इंटर किए तो उनका फॉर्म चेंज हो गया। जैसे जैसे प्लांट है, प्लांट को कार्बन चाहिए तो हवा में CO2 से अपना कार्बन रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। अब उससे हम लोग इससे अपना भोजन लेंगे तो कार्बन हम लोग के शरीर में गया, फिर उसको CO2 के माध्यम से बाहर छोड़ देंगे, और जब हम मरते हैं तो बैक्टीरिया उनको खाना को ब्रेक करके इस एलिमेंट को तोड़ के पुनः मिट्टी में डाल देगी। इस तरीके की पूरा साइकिल होता है। इसको क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब आता है फिजिको केमिकल साइकिल। ये क्या है? जिन साइकिल्स में फिजिकल और केमिकल प्रोसेस शामिल हो उसको बोलेंगे फिजिको केमिकल साइकिल। जैसे वाटर साइकिल क्या होगा? वाटर साइकिल में इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, यानी पानी इवापोरेट होके पानी ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो बादल का रूप लेगा, फिर उसको पानी यानी वर्षा हो गया, यानी कंडेंसेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं भौतिक रासायनिक साइकिल। वाटर साइकिल, इवापोरेशन, रॉक साइकिल। अब रॉक क्या होता है? ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनता है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर कोई भी मटेरियल हो गया, सब्सटेंसेस हो गया, वो बहुत टाइम से जब एक दूसरे के ऊपर डिप्लेट करने लगते हैं, एक लेयर बनाते रहते हैं, तो लेयर बनाने के बाद वो क्या बन जाते हैं? रॉक बन जाते हैं। ठीक, रॉक बनाने की पूरा प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है, इसको याद रखना। बायोडिकम्पोजिशन, द प्रोसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिमिलर फॉर्म। जैव अपघटन में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, डेड जानवरों को सड़ा गला कर सरल रूप में बदलते हैं, यानी सिंपल फॉर्म में उनको चेंज कर देते हैं। उन्हीं को बोलते हैं बायोडिकम्पोजिशन। ये हमारे इन्वायरमेंट और ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं से हम अपना ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी तैयार करते हैं। डेड लीव्स यानी डिकम्पोज इनटू ह्यूमन बाय माइक्रोब्स। ठीक, ह्यूमस बाय माइक्रोब्स। अब क्या बायोलॉजिकल साइकिल क्या कहलाता है? यानी जीवन से मृत्यु तक के पूरे साइकिल को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइकिल। द लाइफ ऑफ साइकिल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बर्थ,
ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइकिल। जैसे बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई जब बॉर्न होता है तो वो ईग के फॉर्म में होता है, ईग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट होता है। इसका बायोलॉजिकल साइकिल हो गया, बटरफ्लाई का बायोलॉजिकल साइकिल यही कहलाएगा। लास्ट हो गया हॉटस्पॉट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट क्या होता है? रीजन रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी हैविंग मेनी एंडेमिक स्पीसीज फाउंड ओनली इन दैट रीजन। यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो स्पेसिफिक रीजन में ही पाए जाते हैं, उनमें स्पीसीज का डाइवर्सिटी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। जैसे इसका क्राइटेरिया होता है जैसे एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज एंडेमिक प्लस लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ हैबिटेंट। मतलब उसके 70% जगह रहने लायक हो और 1500 से ज़्यादा स्पीसीज जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हिमालय यानी इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन को बोलते हैं हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। इंडो बर्मन रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो, या फिर अंडमान निकोबार का रीजन को हम बोल सकते हैं हॉटस्पॉट। इंडो मलयालम रीजन को बोल सकते हैं हम हॉटस्पॉट। इंडो गैंगस्टिक प्लेन या वेस्टर्न घाट्स को हम हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। याद रखना, हॉटस्पॉट में स्पीसीज डाइवर्सिटी रहती है, मेनी एंडेमिक स्पीसीज। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो सिर्फ इसी एरिया में, इसी स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं देखने को मिलते हैं। इन पूरी स्पेसिफिक स्पीसीज डाइवर्सिटी को बोलते हैं हॉट स्पॉट। सो थैंक यू। आपका इन्वायरमेंट चैप्टर का ये टॉपिक खत्म हुआ। मतलब इसमें ये समझ लो 2 से 3 मार्क्स का इससे पक्का आता है। इसको आपको काफ़ी अच्छे से स्टडी करना है और इसको तैयार करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।